अक्सर मेरी सोशल मीडिया पर या रियल लाइफ में भी लोगों से इस बात पर डिबेट होती है कि नरेंद्र मोदी क्यों जीतते हैं, भाजपा क्यों जीतती है। 2014 से हम ये क्रम देखते आ रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा उन इलाकों में भी इतने ज़बरदस्त तरीके से जीतती रही है जहाँ पे कभी उसका कोई प्रेजेंस नहीं थी, उसकी कोई मौजूदगी नहीं थी। आप त्रिपुरा को एक एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पर कोई भाजपा की मौजूदगी नहीं थी, वहाँ पर कांग्रेस होती थी। तृणमूल कांग्रेस ने थोड़ी हाथ पांव मारी और बहुत लंबे समय से वहाँ पर सीपीएम का शासन चल रहा था। लेकिन वहाँ पर जब भाजपा आती है तो आई केम एंड आई फॉट एंड आई कॉन्कर्ड। तो इस तरह से वहाँ पर त्रिपुरा में सीन हुआ। पहले ही इलेक्शन में जो कि उन्होंने ज़ोरदार तरीके से लड़ा, उसमें भाजपा को विजय प्राप्त हो गई और उनको अपना मुख्यमंत्री मिला। तो ये ऐसा कौन सा फिनोमेना है जिसमें भाजपा का जो तंत्र है वो किसी न किसी तरह से भाजपा को जिता लेता है। वहाँ पर नरेंद्र मोदी क्या फेस जैसा कहा जा सकता है कि नाम पे लड़ा जाता है। तो क्या ये भारतीय वोटर की कमी है? क्या ये वोटर देश का जो है वो अंदर से सांप्रदायिक कन्वर्ट हो चुका है? क्या सभी जितने भी भाजपा के वोटर हैं वो खून के प्यासे हैं? तो ये जो सवाल है ये अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है। और मैं देखता हूँ कि बहुत बड़ा जो मोदी से नफ़रत करने वाला जो तबका है या मोदी का विरोध करने वाला जो तबका है, ये कहीं ना कहीं इसको आज 7वां साल चल रहा है मोदी के राज का, इसको गलत समझता रहा है। इसको इसको इस बात को समझ नहीं पा रहा है कि क्यों कोई वोटर, क्यों एक आम वोटर किसी भी इलाके का, देश के, वो भाजपा को वोट करता है। उनका कहना है, अधिकतर लोगों का कहना है कि इन लोगों में सांप्रदायिकता कूट कूट कर भरी गई है। ये मुस्लिमों से नफरत करते हैं, सिर्फ नफरत के नाम पर वोट देते हैं। इनको एक हत्यारे, जिस पे नरेंद्र मोदी पे जो आरोप रहे हैं गुजरात दंगे और उसके बाद भी, तो उनका कहना है कि इस प्रकार के व्यक्ति को भी वोट देने में उन्हें कोई शर्म नहीं है, कोई लिहाज नहीं है। सभी खून के प्यासे बन चुके हैं। तो मेरा मत इससे काफ़ी अलग है, क्योंकि जितना मैं ज़मीन पर लोगों से बातचीत करता हूँ, जितना मैं लोगों से समझता हूँ कि भाजपा को आखिर ऐसा कौन से फैक्टर्स हैं जो भाजपा को चुनाव जीतने में मदद करते हैं, डिस्पाइट ऑल द कैटास्ट्रॉफी विच हैज़ टेकन प्लेस अंडर मोदी regime, whether it is economic, whether it is social fabric, whether it is एग्रीकल्चरल और एनीथिंग एल्स। तो देखा जाए कि नरेंद्र मोदी का जो उदय है वो उदय मनमोहन सिंह के पीरियड के 10 साल के पीरियड के बाद हुआ। अब आप समझिए कि मनमोहन सिंह, कांग्रेस दिखाने की कोशिश करती है कि बहुत ही कारगर प्राइम मिनिस्टर थे, उस पर कभी और डिबेट की जा सकती है, लेकिन ओवरऑल जो मनमोहन सिंह का एक पीरियड था वो कुछ इस प्रकार का था जिसमें जनता के अंदर एक कसमसाहट भर गई थी कि कोई भी सवाल का जवाब तब मनमोहन सिंह सामने आके देते नहीं थे। और अक्सर जो जो लोग बहुत शालीन भी थे, मैं कहूँगा, उन लोगों को भी लगता था कि ज़रूरी सवालों पर मनमोहन सिंह गायब हैं, वो चुप हैं, वो बोल नहीं रहे हैं। तो ये एक चीज़ दिखती थी। उसमें दिखता था नरेंद्र मोदी ने अपने आप को इस प्रकार से प्रोजेक्ट किया था। याद कीजिए 26/11 का जो हमला था, उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि मनमोहन सिंह एक सॉफ्ट इंडियन स्टेट का नेतृत्व करते हैं। वो आपको याद हो, एक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से जब मुलाकात हुई थी तो देहाती औरत जो जुमला था वो काफ़ी फेमस हुआ था। तो ओवरऑल एक ये इमेज बनाई गई, और इसमें खुद मनमोहन सिंह भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार है। एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह का नहीं होना चाहिए। आप चाहे कितना भी दिखा लें, लेकिन वो बंदा बोलता नहीं था, तो वो एक आमजन को पसंद नहीं था। वो किसी ज़रूरी चीज़ का जवाब नहीं देता था। उन्होंने एस जयपाल रेड्डी को हटा दिया मुकेश अंबानी के घुड़की देने पे, तो उसका भी कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने। जन लोकपाल आंदोलन पर उन्होंने बहुत सारी ट्रिकरी खेली और उसके बाद अंत में भाजपा के साथ मिला के हाथ मिलाया, लेकिन जनता को ऑफ कोर्स ये नहीं दिखा कि भाजपा के साथ हाथ मिलाया है। लेकिन अल्टीमेटली दोनों पार्टियों ने मिलके जन लोकपाल बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया। सीबीआई को उन्होंने
सरकार के नियंत्रण के अंदर ही रखा। उन्होंने प्रधानमंत्री को जन लोकपाल के दायरे में नहीं आने दिया और उन्होंने बहुत सारी इस तरह की हरकतें की जिससे लोगों को लगा कि ये बेईमान है। ऐसे में नरेंद्र मोदी कैसे शार्पली उनका गैप भर रहे थे, अपनी जो ब्रांड जो इमेज है वो किस तरह से बढ़ा रहे थे, किस प्रकार से अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ बढ़ा रहे थे, किस प्रकार से लोगों का मन उन जो लूप होल्स थे, जो वैक्यूम थे, एरियाज थे, जो जहाँ पे जनमानस एक सोचता था कि हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए, वो उन्होंने किस प्रकार से फिल किया। उन्होंने एक डिसिसिव लीडर की जो इमेज बनाई। उन्होंने चाय वाले वाला कंसेप्ट, वो स्टोरी फर्जी भी हो सकती है, मुझे फर्जी ही लगती है, लेकिन वो स्टोरी वीव की गई और वो जन जन तक पहुंच गई। इसमें आरएसएस और उसकी जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, उसके जो वर्कर्स हैं, उसके जो कार्यकर्ता हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कोई भी मैसेज नीचे गांव देहात के आदमी तक, लास्ट पर्सन तक कैसे मैसेज लेके जाना है, ये बहुत ही अग्रेसिवली काम किया गया। और ये जो संगठन है, इसमें जो एक इंडिविजुअल है उसकी औकात बड़ी कम होती है, ऊपर से हुक्म आता है और उसे उसका पालन करना होता है। देयर इज अ काइंड ऑफ डिसिप्लिन इवन इन द illegal activities what they do. So whereas in the previous UPA regime or other parties in states, be it Samajwadi, be it Baspa, be it Lalu Yadav की पार्टी, be it any other party, वहाँ पर ये डिसिप्लिन मिसिंग है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा परिवारवाद भी चलता है। परिवारवाद भाजपा में भी चलता है, लेकिन आप कल जगत प्रकाश नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, वो लखनऊ आए थे और उन्होंने पंचायत चुनाव आदि को लेकर एक मीटिंग की। तो मैं पढ़ रहा था कि उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए अपने वर्कर्स को। तो माइक्रो मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया इलेक्शन का। उनको पता है कि आप अंततोगत्वा कुछ भी कर लें, राजनीति के पटल पे देश की अर्थव्यवस्था कुछ भी होता रहे, अल्टीमेटली आपको चुनाव जीतना है। चुनाव जीतना बहुत मैटर करता है और चुनाव जीतने के लिए बूथ आपका मजबूत होना चाहिए, बूथ जीतना आना चाहिए। बूथ को जीतने के लिए जो भी प्रयास करने होंगे वो उनकी टीम करती है। उसके लिए जो भी तिकड़म लड़ानी पड़ती है वो तिकड़म वो टीम लड़ाती है। ये जो फायर पावर है, ये जो स्किल्स हैं, ये किसी और पार्टी में उतनी ज़्यादा अभी तक जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ रही उनमें नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि आप जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो अपना असिस्टेंट, जो पर्सनल सेक्रेटरी रखें, वो आपका रिश्तेदार नहीं होना चाहिए। इससे आप पर उंगली कम उठेगी। ऐसा पर्सनल सेक्रेटरी रखिए जो आपकी अनुपस्थिति में आपके फ़ोन्स अटेंड कर सके, लोगों से मिले। उन्होंने सभी जनप्रतिनिधियों को ये निर्देश दिया कि आप अपने इलाकों में जिधर भी जाएं, तो जैसे शादियों समारोह में जाएं, आप अपने कार्यकर्ताओं पे का विशेष ध्यान रखें। यानी कि जो आपका निचले स्तर का भी कार्यकर्ता है, आप उसके यहाँ शादियों में, समारोहों में जाकर उसका सम्मान बढ़ाएं। ये सम्मान देना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी में, तो वहाँ पर जो प्रेसिडेंट राहुल गांधी हैं, बड़े बड़े नेता कांग्रेस के बताते रहे कि उनसे मिलना बड़ा मुश्किल रहा है। तो वो जो चेन है वो पूरी सी ब्रेक हो जाती है। और कांग्रेस पार्टी में या इस तरह की अन्य जो पार्टियां रहीं, उसमें एक समझिए कि आइवरी टावर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा था। जो चेन है वो ब्रेक हो चुकी थी। तो इसमें जो कार्यकर्ता का जोश है, जो कार्यकर्ता की भावना है, वो हताश हो चुकी होती है। अब वो काम सही कर रहा है या गलत कर रहा है, लेकिन किसी भी टीम में एक टीम की फीलिंग होनी चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए, इंस्ट्रक्शंस का आदान प्रदान होना चाहिए। तो ये चीज़ भाजपा में बहुत ही माइक्रो लेवल पे ध्यान रखी जाती है। उन्होंने कहा कि बूथ मजबूत करना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। आप पंचायत चुनाव में आप अपने टिकट बांटने में, अपना बंदा टिकट दिलवाने में ना लगें। उन्होंने ये क्लियर इंस्ट्रक्शन दी है। उन्होंने कहा कि पार्टी की तरफ से जो उम्मीदवार घोषित किया जाए, आप सभी उसी प्रत्याशी को जितवाएं। तो कहने को ये साधारण बात है, लेकिन ये अमूमन पार्टियों में होता रहा है, ट्रेडिशनल पार्टीज़ में, कि भाई नाते रिश्तेदारों को टिकट, बहुत ज़्यादा लॉबिंग होती है। लॉबिंग भाजपा में भी होती है, लेकिन गिवन द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और पार्टियों में आप मुलायम सिंह यादव की पार्टी लीजिए, लालू यादव की पार्टी लीजिए, कांग्रेस पार्टी लीजिए, आप कोई भी पार्टी लीजिए, ट्रेडिशनल पार्टीज़ में सब जगह ये रहा है कि परिवार को लेकर टिकट की लॉबिंग बहुत ज़्यादा होती रही है। पूरा का पूरा कुनबा चुनाव टिकट ले लेता है क्योंकि वो प्रभावी है। कई बार एक परिवार वो पूरी पार्टी की आर्म ट्विस्टिंग कर देता है। अब समाजवादी पार्टी है, उत्तर प्रदेश में पाँच सीटें जीतती है लोकसभा में 2014 में, और उसमें ज़्यादातर मेरे ख्याल से 5 के 5 या 5 में से 4 वो एक ही परिवार के थे। तो ये चीज़ जनता देखती है। अगर
यहाँ पर क्या है कि संगठन में ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती है, अगर काम करना है तो संगठन कहता है काम करना है, अगर संगठन हटा देता है तो फिर वो आदमी हट जाता है। इसमें यहाँ पर इस प्रकार के विरोध बहुत कम दिखते हैं, जबकि कुर्सियों की मारामारी ये बहुत ज़्यादा बाहर दिखती है। मोदी ने ये एक चीज़ की है, वो चीज़ों को कंट्रोल में अपनी पार्टी में बड़ी बुरी तरह से रखते हैं, कोई आदमी चू नहीं कर पाता है। उन्होंने ऑफ कोर्स अपने प्यादे बिठाए हैं, आम तौर पर जो उनके जनप्रतिनिधि हैं वो मूर्ख दिखाई देते हैं, स्पेशली जो सेलिब्रिटी फेसेस हैं वो अपने उनकी कोई वाक पटुता नहीं है, अपना उनका कोई कहेंगे कि कुछ इस तरह का इंटेलेक्चुअल उनका जो बैंक है वो पूरा हॉलो है। तो बेसिकली वो केवल रोबोट की तरफ फॉलो करते हैं, उनको जो इशारा किया जाता है वो करते हैं, उनमें अपनी विद्रोह करने की या सोचने समझने की क्षमता भी नहीं है और इसको बखूबी इस्तेमाल करते हैं नरेंद्र मोदी। इसके अलावा नरेंद्र मोदी की अपनी इमेज बिल्डिंग पे उन्होंने बहुत काम किया है। लगातार ये काम 24/7 365 चलता रहता है। कोई भी छोटे से काम को भी कितना बड़ा करके दिखाना है वो भाजपा से सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आज 23 जनवरी, आज नेताजी सुभाष चंद्र का जन्मदिन है और इसको पराक्रम दिवस के रूप में घोषित किया। सब लोग कह रहे हैं कि बंगाल का चुनाव, मैं भी मानता हूं कि बंगाल के चुनाव में दिल जीतने के लिए बंगालियों का ये काम किया गया है, लेकिन आप ये समझिए कि नेताजी सुभाष चंद्र का बोस का जन्मदिन है, यह आज़ादी के वक्त से चला आ रहा है। हमको कम से कम इस पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए था शायद। नेताजी की जो जयंती है उसको अभी मैं लखनऊ में मैंने देखा, यूनिवर्सिटी के पास बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए गए हैं, पहली बार ऐतिहासिक काम, और इस तरह के बधाई संदेश लगा रखे हैं भाजपा के कार्यकर्ताओं ने, विभिन्न व्यापारियों ने। नेताजी सुभाष चौक है, वहाँ पर बड़े बड़े कटआउट्स लगे हुए हैं। तो ये जनता के ऊपर एक प्रभाव जा रहा है, अरे कि चलो इंदिरा, राजीव, नेहरू, इन लोगों से आगे बढ़कर, या महात्मा गांधी, इनसे आगे बढ़कर भी इतिहास के किसी ऐसे चेहरे को जो कंपैरेटिवली अंडरडॉग रखा गया, उसको जो अनसंग रखा गया, उसको ये जो सरकार है ये उठा रही है। लाल बहादुर शास्त्री के नाम पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, सरदार पटेल के नाम पर, चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। तो ये जो नए हीरोज़ को, या जो एक जनमानस में हमेशा से रहा है, नेताजी की सभी इज्जत करते हैं, पटेल की सभी इज्जत करते हैं, लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि गांधी परिवार जो था उसके ऊपर इतने ज़्यादा नामकरण हुए। राजीव गांधी खेल रत्न राजीव चौक तक हो गया, यहाँ तक कि संजय गांधी के नाम पर SGPGI लखनऊ में बना दिया, संजय गांधी के नाम पर पार्क बना दिया इतना बड़ा मुंबई में। संजय गांधी कौन थे? संजय गांधी सिर्फ इंदिरा गांधी के बेटे थे। उसके मुकाबले जो सम्मान जैसे कहते हैं कि एक थोड़ा मिलना चाहिए था, वो उसमें कहीं कमी रह गई। कांग्रेस थोड़ी बेईमान रही, उसका फ़ायदा नरेंद्र मोदी ले रहे हैं। इसी तरह से जो नरेंद्र मोदी ने एक डिसिसिव अपनी जो लीक से हटकर काम करने वाली, प्रोटोकॉल्स तोड़ने वाली ये जो एक इमेज बनाई है, ये देश इतने सालों में जो प्रोटोकॉल और कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें कई बार इतनी ज़्यादा लाल फीता शाही हो गई थी, रेड टेपिज्म हो गया था कि ये फाइल उधर, ये फाइल वहाँ, ये फाइल वहाँ, इधर से उधर, ये सरकाते जो आम आदमी है इसमें फ्रस्ट्रेट हो चुका था। ऐसा नहीं है कि उस जंजाल से अभी मुक्त हो चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार अपने प्रचार द्वारा या अपने वक्तव्यों द्वारा ऐसा जो मैसेज है वो वोटर तक कन्वे करने में काफ़ी हद तक समर्थ रही है कि ये जो शैकल्स हैं ये तोड़ दिए हैं, ये तोड़ने की इच्छा शक्ति रखते हैं नरेंद्र मोदी। वो किसी चीज़ को लीक से हटकर करने की शक्ति रखते हैं। तो ये लगातार दिखाया, जैसे मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी पहली बार आए थे तो उन्होंने पहले ही कुछ दिनों में जो निर्णय लिए थे उसमें था कि कुछ सेल्फ अटेस्टेशन किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स पे एप्लीकेशन के लिए वो वैलिड होगा। तो ये पता नहीं ये क्यों कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं कर पाई, नरेंद्र मोदी ने आते ही कर दिया। तो वो जो लड़का मुझ जैसा जो किसी कोर्स को, किसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को या जॉब को अप्लाई करने के लिए, सरकारी जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए लगातार IAS PCS के चक्कर काटता रहता था और सबकी जान पहचान नहीं होती थी, वो एक सिग्नेचर के लिए, एक अटेस्टेशन के लिए दर दर ठोकरे खाता था, उसको बड़ी राहत मिल गई। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके अलावा कांग्रेस में भी भ्रष्टाचार था,
भाजपा में भी भ्रष्टाचार है, लेकिन भ्रष्टाचार का जो रूप है वो काफ़ी बदला है। अभी नरेंद्र मोदी ने ये किया है कि जो गाँव का आदमी है या जो जो गरीब आदमी है, उसको कुछ पैसा डायरेक्ट उसके खाते में पहुंचने लग गया है। पहले वो नहीं पहुंचता था, हाथों हाथ बंटता था और अल्टीमेटली वो नीचे वाले को कुछ मिलता नहीं था या बहुत कम मिलता था। अब वो डायरेक्ट जब अकाउंट में आ जाता है, थोड़ा बहुत ही सही, लेकिन आदमी को, जो नीचे वाले आदमी को, जिसको पहले इतने साल तक, 70 साल तक नहीं मिलता था, उसको ये फीलिंग है कि कुछ तो कर रहा है। तो इसके अलावा जो देश है, देश की मानसिकता कहीं ना कहीं ये एक तरह से यूरोपियन कंसेप्ट के गुलाम बना दी गई, वेस्टर्न कंसेप्ट के गुलाम बना दी गई। मॉडर्निज्म का अर्थ ही यूरोपियनिज्म रखा गया। हर तरह की यूरोपियन या वेस्टर्न चीज़ों को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया, और कहीं ना कहीं उसमें ऐसा होता गया कि भारतीय जो संस्कृति है, मैं केवल हिंदू संस्कृति बात नहीं कर रहा हूँ, भारतीय संस्कृति जो प्रथाएं हैं वो कहीं ना कहीं धीरे 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 दबती चली गई। फॉर एग्जाम्पल सेक्युलरिज्म को ही लीजिए आप। सेक्युलरिज्म में स्टेट को सेक्युलरिज्म जो थोपा गया, मैं कहूँगा वो यूरोपियन कंसेप्ट था। इंडियन कंसेप्ट उस मामले में बड़ा ही डिफरेंट है। यूरोप में एथिज्म बहुत ज़्यादा है जो आज की स्थिति है। भारत उस लेवल पर नहीं पहुंचा है। भारत बिल्कुल ही अलग, भारत धर्मों की, स्पिरिचुअलिज्म की धरती आज भी गिनी जाती रही है। आप चाहे कितना भी इनकार करें, विदेशों से, चाहे जापान से, चाहे फ्रांस से, चाहे अमेरिका से, चाहे ब्रिटेन से लोग आते हैं यहाँ पर, काशी आते हैं, हरिद्वार आते हैं, यहाँ पर उज्जैन आते हैं, वो फील करने आते हैं जो धर्म क्या है, स्पिरिचुअलिटी को फील करने आते हैं। लोग ऋषिकेश में जाकर अपना जीवन बिता देते हैं, तो वो फील करने आते हैं। आप धर्म को देश देश के जो किसी भी भाग से आप अलग नहीं कर पाएंगे। धर्म का अर्थ मजहब ही नहीं है केवल। धर्म का मतलब है जो जीने की रीत है, जीने के तरीके हैं, जीने के नियम हैं, एक तरह से जीने की जो गाइडलाइन है। तो आपने धर्म को बिल्कुल कहा कि अलग होना चाहिए, सरकार को बिल्कुल अलग रखना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर यह होना चाहिए कि सर्वधर्म सद्भाव आप रखें, सब करें। यदि कोई 80% किसी तरीके को लोग मानते हैं, अगर वो सरकार करती है तो इसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए, इसमें मेजॉरिटनिज्म का आरोप नहीं लगना चाहिए। ये एक, जब तक ये किसी के खिलाफ नफरत को बढ़ावा नहीं दे रहा है, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो लेकिन ये कंसेप्ट को गलत कर दिया गया कहीं, और ये कंसेप्ट यूरोपियन थोपा गया। तो वो जो चीज़ थी, जो उसको उसको भाजपा ने और उसके तंत्र ने लगातार उसको कुरेदा है, उसको कुरेद कुरेद के निकाला है। अब वाकई में जो विक्टिमाइजेशन कार्ड है वो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को लगता है कि हाँ, हमारे साथ गलत हुआ। फ़र्ज़ कीजिए, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि मेडिसिनल साइंस में, जो यूरोपियन मेडिसिनल साइंस है, जो अंग्रेज़ी दवाएं हैं, उनको इतना ऊंचा दर्जा दिया गया, उन्हें ही साइंटिफिक बताया गया। पता है कि सिर्फ वही साइंस की परिभाषा ही ऐसी रख दी गई कि जो पश्चिम से आया वो साइंटिफिक है, जो देसी है वो अनसाइंटिफिक है। फिर वो उसमें चाहे कोई भी लॉजिक दें, कोई भी बात बताएं, तो उसे हंसकर मजाक में उड़ाया गया। चाहे गोमूत्र हो, चाहे गोबर हो, इसका बहुत मखौल उड़ाया गया, गाय का बहुत मखौल उड़ाया गया। लोग भूल गए कि भारत में जो गाय है उसका भारत की इकोनॉमी में क्या रोल है। गाय एक गरीब के लिए एक पूरी फैक्ट्री है, गाय एक ईंधन है, गाय उसकी रोजी रोटी है, गाय उसकी माता है, गाय वो चीज़ है, वो जंतु है जो उसके बच्चों का पेट भरती है। गांव में गांव वाले को आप अगर गाय का मजाक उड़ाएंगे इस तरह से, तो डेफिनेटली आप एंटी उनकी कल्चर दिखेंगे। और जो जो मोदी का विपक्षी खेमा है, उसने लगातार गाय का मजाक उड़ाया। जैसे जैसे इन्होंने गाय पे बल दिया, उन्होंने गाय का लगातार मजाक उड़ाया। और आप समझिए, आप जब जब गोबर और गोमूत्र का, गाय का मजाक उड़ाएंगे, इसे जो वोटर है, जो देसी वोटर है, वो अपने दिल पे लेगा। और भाजपा यही चाहती है। आप गलती कर रहे हैं। तो सबको पता है कि जो गाय का गोबर है उसमें बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मल्टीपल यूसेजेस हैं, हमारी संस्कृति चलती आई है। इसमें इतना गोबर गोबर बोल के अगर आप मजाक उड़ाएंगे, ये डेफिनेटली ये आप पर नेगेटिव पड़ने वाला है। आपकी पॉलिटिक्स वहाँ पर
हर्ट होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप मेडिसिनल साइंस की बात कीजिए, जब भी आयुर्वेद की बात हुई, जब भी अल्टरनेटिव मेडिसिन की बात हुई, तो उसका माहौल उड़ाया गया। जबकि अब जो रिसेंटली जो सर्जरी को लेके आयुर्वेदिक आयुष जो डॉक्टर्स हैं उनके सर्जरी को परमिशन को लेके इतना बवाल हुआ, लेकिन आप देखिए कि योगी आदित्यनाथ ने ये बात कही, मैं पहले से कह रहा था कि चरक और सुश्रुत, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता, दिस जो जो सबसे पहले ग्रंथ हैं जो सर्जरी पे लिखे गए हैं विश्व में, उनमें से एक है सुश्रुत। तो आप उसको नकार रहे हैं, आप उसका मखौल उड़ा रहे हैं। देश को नीचे मैसेज ऐसे ही भेजेगी भाजपा और वहां पर आप हार जाएंगे। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने ये सारी चीज़ें जोड़कर अब जो एक हो गया कि कोई भी काम करना है तो विदेश से उसको एक्सेप्टेंस चाहिए। हमने कुछ भी किया, अगर उसको यूरोप या वेस्टर्न वर्ल्ड, अमेरिका प्रेज करता है तो उसका मतलब बहुत बड़ी बात कर दी हमने। अगर अमेरिका से कुछ भी उसके बारे में ताली बज गए, कोई एक प्रेज का संदेश आ गया, उसको देखिए नरेंद्र मोदी ने कैसे भुनाया। वो खुद जाते रहे, उन्होंने लंदन में हो या टोरंटो में हो या फिर आपके न्यूयॉर्क में हो, उन्होंने रैलीज़ की, उन्होंने ये बड़ी रैलीज़ की और जो देश को इस प्रकार से रिफ्लेक्ट किया कि देखो अब जलवा हमारा पूरे दुनिया में फैल गया है, लोग हमारे आगे नतमस्तक होते हैं, हमारा लोहा मानते हैं, देश विश्व गुरु हो गया। आप इसका कितना भी मखौल उड़ा लें, लेकिन नीचे मैसेज यही पहुंच रहा है, आप गलती कर रहे हैं। आपने पहले वेस्टर्न वर्ल्ड को इस प्रकार से दिखाया था कि दे आर द गॉड, सो नाउ दे आर एंडोर्सिंग, सो नाउ व्हेन दे आर एंडोर्सिंग, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है, बहुत बड़ा काम किया है। पहले भी देश मदद देता रहा है, लेकिन इस तरह से प्रोजेक्ट नहीं किया गया था। अब आपको जब मोदी टीके प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो साउथ एशियन कंट्रीज़ में हो, चाहे वो ब्राज़ील को हो, वो ट्वीट कर रहे हैं। ट्विटर का ज़माना आ गया है, लोग हिंदी में ब्राज़ीलियन, चाहे वो इजरायली जो देश के अध्यक्ष हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो हिंदी में लिख रहे हैं, गुजराती में लिख रहे हैं। तो ये एक फीलिंग दे रहा है कि देश हमारा आगे बढ़ गया है। जो व्यक्ति है वो इन सब चीज़ों से प्रभावित हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी जो इस प्रकार का लीडर वो टक्कर में नहीं दिखता है नरेंद्र मोदी के आगे। याद रखें कि देश का जो ज़्यादातर वोटर है वो सिर्फ हवा में, वो पहले देखता है हवा का रुख किस ओर है, जिस तरफ की हवा होती है वो उधर वोट डाल देता है। कोई भी व्यक्ति जो वोटर है वो इतना ज़्यादा समझदार नहीं होता है, व्यक्ति हारना नहीं चाहता है, लोग जीतने वाले पर दांव लगाना चाहते हैं। तो ये जो जनमानस का जो मेंटालिटी है, इसको नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे से इनकैश करते हैं। हवा बनती है कि जीत रहे हैं और उसके सामने कोई मौका, कोई नज़र भी नहीं आता है। राहुल गांधी थे, राहुल गांधी खड़े हो सकते थे, लेकिन राहुल गांधी ने आज अपने 20 से अधिक वर्षों के कार्यकाल में, जिसमें ज़्यादातर समय वो सांसद रहे, उन्होंने एस्केपिज्म के अलावा कुछ नहीं किया। कुछ अच्छी बातें कर देने से, कुछ उन्होंने ज़मीन पर कुछ इस तरह के कड़े कदम नहीं उठाए। कांग्रेस में हमेशा सरफुटअव्वल होती रही टिकटों के लिए, सीटों के लिए, पदों के लिए। भाजपा में थोड़ी बहुत होती थी। नरेंद्र मोदी ने बहुत स्टर्न एक्शंस लिए, उनके लोगों ने भ्रष्टाचार किया, लोगों ने कारनामे किए। लेकिन ये गुजरात के 2007 के चुनावों से मैं देखता आ रहा हूँ कि यदि उन्हें लगता था कि उनके चिप्स डाउन हैं, उनके प्रेजेंट कैंडिडेट जीतने नहीं वाले, उनका नाम बहुत ख़राब हो चुका है। ऑफ कोर्स वो नरेंद्र मोदी की सहमति से ही हुआ, लेकिन उन्हें चुनाव जीतना है। जब तक तंत्र हाथ में रहेगा तब वो उसको एक्सप्लॉइट कर पाएंगे। तो उन्होंने तंत्र को बनाए रखने के लिए बड़ा स्ट्रिक्ट मैसेज दिया। 200 लोगों के टिकट काट दिए। आप देखिए कि पिछले चुनाव में, लोकसभा में, छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से सारे ही लोगों के टिकट काट दिए गए। तो वो टिकट, एमसीडी के चुनाव देखिए पिछले, उन्होंने भारी संख्या में लोगों के टिकट काट दिए। जनता को ये मैसेज गया कि इस बार बड़ी कड़ाई से मोदी जी, वो भाजपा जो है बिल्कुल मूड में है। उन निकम्मों को जनता जानती है कि उन्होंने निकम्मे थे वो जो पिछले थे भाजपा के लोग, लेकिन उनका कहना है कि निकम्मों को हटा रहे हैं, हम फ्रेश को मौका दे रहे हैं। तो एक जनता को एक आभास दिया गया कि नया आदमी आएगा, नई चीज़ें ढंग से करेगा, पिछले वाले से तो हम भी खुश नहीं हैं। जनता उसमें फंस गई। तो ये नरेंद्र मोदी लगातार करते रहे। उसके बजाय आप अगर कांग्रेस में देखें, अन्य पार्टियों में देखिए, तो वहाँ पर आपको लगातार दिखेगा कि वही पुराने लीडर सर फुटाफल कर रहे हैं, टिकट के लिए मारामारी कर रहे हैं। और जो शीर्ष नेता हैं
इधर राहुल गांधी, वो बिल्कुल भी उनकी नहीं चल रही है। टिकट का बंटवारा अगर हुड्डा हरियाणा में कर रहे हैं, हरियाणा में हुड्डा अपने लिए टिकट ले रहे हैं, उनके सुपुत्र टिकट ले रहे हैं, उनकी बहू को भी टिकट मिल रहा है राजस्थान से। इसी प्रकार से गहलोत अपने बेटे को टिकट दिला रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। कमलनाथ अपने बेटे को टिकट दिला रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। चिदम्बरम अपने बेटे को टिकट, ये लगातार वहाँ पे चल रहा है। और राहुल गांधी का कोई कंट्रोल नहीं है, प्रॉबेबली वो कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। वो कैसी राजनीति करना चाहते हैं, कोई स्ट्रिक्ट संदेश नहीं देना चाहते हैं। इतने सालों में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बावजूद कांग्रेस सुप्त अवस्था में रही। उसने कभी भी दिखाने की कोशिश नहीं की कि वो भ्रष्टाचार पर एक कड़ा प्रहार कर रहे हैं। कर मोदी भी नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक आभास दे पाने में सफल रहे हैं। पहली चीज़ कि वो औरों से अलग हैं, जो इतने सालों तक कोई नहीं कर पाया, वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, कम से कम कोशिश करते दिख रहे हैं। और इसके अलावा सबसे बड़ा कारण, कोई टक्कर में नहीं है। जिस दिन वो विकल्प बनने लगेगा, नरेंद्र मोदी की जो वोट है वो कम होने लगेगी। वो विकल्प तैयार करना होगा, और आप हारे हुए घोड़े पर बार बार दांव लगाएंगे। इफ़ यू कीप रिपीटिंग द मिस्टेक, कीप रिपीटिंग कीप राइटिंग द सेम आंसर इन द सेम क्वेश्चन फॉर द सेम क्वेश्चन वेयर you failed, then you will keep failing. Don't keep repeating. You need to renew it. You need to revive it. You need to learn from your mistakes, and then you need to correct. You need to apply a revised strategy. If you're not applying a revised strategy, your defeat is certain already. So don't be under an impression that all of the electorate, all the voter which votes for BJP or for Modi is actually really radical. No, they are not. I believe that more than 50% of the voter votes for all these points which I have said. Yes, there is some bit of truth in the communalism thing. Definitely it is, but apart from that, it also has to do a lot with the appeasement politics which was played in the past years. Yes, you cannot say that there was no appeasement. There was an appeasement, and there was big appeasement which was subtly played. लव जिहाद की बात कीजिए, बहुत से लोग मुझे अग्री नहीं होंगे, पर मैंने जो लोगों से बातचीत की और जो समझा, तो आप देखिए कि इतने सालों से जो मूवीज़ बनती रहीं, उसमें हमेशा ये दिखाया जाता था कि मुस्लिम हीरो होगा और हिंदू हीरोइन होगी। और ये लगातार ये कुछ इस तरह से फीड किया गया, लोगों को लगता था कि ये वाइस वर्सा क्यों नहीं। क्योंकि मुझे याद आता कि बॉम्बे एक मूवी थी जिसमें हिंदू हीरो दिखाया गया, मुस्लिम हीरोइन दिखाई गई। अभी इसमें भी जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं। वो पता नहीं क्यों जो लड़की है उसको संपत्ति की तरह देखना चाहते हैं, कि जैसे वो अगर चली गई दूसरे मज़हब में, दूसरे धर्म में, तो वो उनका लॉस हो गया। तो ये पहले तो ये मेंटालिटी जो है यही गलत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि दोनों, हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों कम्युनिटीज़ की सेम मेंटालिटी है, और ये लगातार दिखाया गया। तो उससे भाजपा को विक्टिमाइजेशन कार्ड खेलने में बड़ी मदद मिली। उन्होंने देखा कि देखो ये लगातार वही दिखाते हैं, ये लोग लिबरल लोग हैं, ये लिबरल लोग केवल यही दिखाएंगे कि लड़की जो है वो हिंदू है और लड़का मुस्लिम है। ये कभी अदर वे राउंड नहीं दिखाएंगे। ये लोग मजाक उड़ाएंगे, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाएंगे, कभी ये इस्लाम के ऊपर मजाक उड़ाते हुए, इस्लाम बहुत हो गया तो मुस्लिम का मजाक थोड़ा बहुत उड़ाएंगे, लेकिन वो कभी भी उनके गॉड्स का मजाक नहीं उड़ाएंगे जितना। तो ये सब इसमें सही या गलत वो अलग बात है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा ये सब जो सटल चीज़ें हैं इसको भाजपा उठाती है और उठाएगी तो जनमानस पे इफेक्ट पड़ेगा। और दूसरी बात कि आपका जो विपक्ष है, विपक्ष में भी कोई ईमानदारी रत्ती भर की नहीं है। इससे सिर्फ ईमानदार विपक्ष लड़ पाएगा जो वाकई में देश का भला करना चाहता हो, अपने निजी स्वार्थों से ऊपर रख कर। तो मेरा ये मानना है, और भी बहुत सारे कारक हैं, लेकिन मैंने सोचा एक लंबा वीडियो बनाया जाए। क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी लगातार जीतते आ रहे हैं, लगभग अभी तक अविजित हैं, इतने सारे नेगेटिव्स होने के बावजूद।